तो हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल। हम आज नया टॉपिक चालू करने के लिए जा रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडी के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक हमने कौन सा कवर अप किया था? इंटरनल ट्रेड या इंटरनल बिजनेस भी उसको बोलते थे। क्या बोलते थे? आज जो अपन टॉपिक चालू करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस। क्या नाम है? या इसको हम एक्सटर्नल, दूसरा नाम इसका क्या है सर? एक्सटर्नल ट्रेड। क्या नाम है दूसरा इस बिजनेस का नाम? क्या है चैप्टर का नाम? एक्सटर्नल ट्रेड, या उसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका हम समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे बात करूँ इंटरनल ट्रेड की, किसकी बात करूँ? यहाँ देखेंगे तो हम लोग कौन सी कंट्री में रहते हैं दोस्तों? इंडिया कंट्री में रहते हैं। अगर सेलर और बायर दोनों कहाँ पे है? इंडिया में है। तो इनके बीच में सेल परचेज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। क्या बोलेंगे इसको? और जब कोई ट्रेड किसी कंट्री की, ये अपना इंडिया है, इंडिया की ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये इसको क्या बोलेंगे हम? ये सब इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। क्या है इंडिया की? इंडिया ऊपर से कुछ ऐसा बनता है, नीचे से मुझे बन जाता है, ऊपर से नहीं बनता बनाते, ठीक है। तो भावनाओं को आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो हमारा इंडिया है, तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री समझो, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उसके बाहर अगर आप माल बेचते हो, उसके बाहर माल क्या करते हो? सेल करते हो, या फिर इंडिया के बाहर से आप माल परचेज करते हो। क्या करते हो? परचेज करते हो। तो इसको बोला जाता है बेसिकली क्या? एक्सपोर्ट। क्या बोला जाता है? और इसको क्या बोला जाता है? इंपोर्ट भी बोला जाता है। समझ में आ गया? अब आप देखें, सपोज इंडिया के बाहर एक कंट्री है, उसका नाम है क्या? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अपना माल कहाँ बेच रहे हैं अपन? यूएसए में। कहाँ से कहाँ जा रहा है माल? इंडिया से कहाँ जा रहा है? यूएसए। तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। उसको बोलेंगे हम एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात के मान चलिए, यहाँ पे एक कंट्री है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रेलिया से अगर अपने यहाँ पे कोई मटेरियल आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंपोर्ट। तो ये क्या मटेरियल दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। क्या बोलेंगे? तो ऐसा ट्रेड जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल बिजनेस। क्या बोलते हैं उसको? पक्का? तो क्या बोलते हैं उसको हम? इंटरनेशनल बिजनेस। उसके दो पार्ट बेसिकली होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? एक्सपोर्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? इंपोर्ट। वो एक होता है एंटरपोर्ट, जो हमने पढ़ रखा था। उसका मतलब क्या होता है एंटरपोर्ट का? ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप शामिल कर दें इसको। यहाँ पे क्या किया अपन ने? इंपोर्ट किया। क्या किया? इंपोर्ट किया। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करी और फिर दूसरे देश को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? दैट्स कॉल्ड एंटरपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? एंटरपोर्ट बोलते हैं। ये भी अपना काय में आएगा? फॉरेन ट्रेड में ही आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड में ही आएगा, इंटरनेशनल बिजनेस में ही आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे। इसके दो पार्ट कौन-कौन से? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यस, बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आ जाओ देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। यहाँ तक की बातें समझ में आई? देखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस टेकिंग अ प्लेस विद इन द इंटरन बिजनेस ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल, विद इन मतलब के अंदर, इंडिया के अंदर, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द नेशन इज कॉल्ड डोमेस्टिक और नेशनल ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक एंड नेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस कंप्राइजेस ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शन दैट प्लेस बिटवीन द, क्या लिखा है पढ़िए? टू और मोर कंट्रीज। टू और सर क्या? दो कंट्रियां है, दो से ज़्यादा कंट्रियां का मतलब क्या हो गया? इंडिया, अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया के आसपास बहुत सारी कंट्रियां हैं, या वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियां हैं। तो अपन कहाँ कहाँ भेज सकते हैं अपना माल? सर चाइना भेज सकते हैं, रशिया भेज सकते हैं, यूएसए भेज सकते हैं, ब्रिटेन भेज सकते हैं, कजाकिस्तान, ताइवान, सब जगह से अपन खरीद भेज सकते हैं। तो दो से ज़्यादा कंट्रीज में अपन कर रहे हैं।
यहाँ कर सकते कि नहीं कर सकते? तो इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? इंटरनेशनल ट्रेड। टू और मोर कंट्रीज, दो से ज़्यादा कंट्रियाँ भी हो सकती है ना। अभी आप देखो यहाँ कितनी कंट्रियाँ इन्वॉल्व थी, इंडिया और यूएसए, तो 2 कंट्रीज। अब ताइवान भी आ गया, जापान भी आ गया, रशिया भी आ गया, यूएसए भी आ गया, तो 2 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। कहीं से भी खरीदो, कहीं से भी बेचो। समझ में आ गया नहीं आया? पक्का? तो इंडिया में नहीं कर रहे, अब कहाँ कर रहे हैं? आउटसाइड द कंट्री। चले आगे, फिर क्या बोल रहे हैं? इट रेफर्स टू ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। वर्ड याद रखना सर, ये इसका मतलब क्या है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। बाउंड्री क्रॉस करना। बिल्कुल सही जवाब। क्या मतलब है इसका? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मतलब बॉर्डर क्या होती है? इंडिया की बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस, और वहां जाके माल बेच के आ रहे हैं, या फिर माल वहां से क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेज कर रहे हैं, है ना। ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर, बिजनेस कितने टाइप में होता है? 2 टाइप में, गुड्स में और सर्विसेज में। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इंडिया में अचार बना रहा हूँ और अचार बना के कहाँ भेज रहा हूँ? यूएसए, तो क्या इसको मैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बोलूँ? यस सर। इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ, अच्छा अगर मैं इंडिया में पढ़ाता हूँ तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे यूएसए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन आ जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? तुम लोग से मुझे फीस मिलती है रुपीज़ में, लेकिन यूएस का बंदा अगर मुझे फीस पेमेंट करेगा तो वो काय में करेगा? डॉलर्स में करेगा। जापान का कोई बंदा है, अगर वो मुझे यहाँ से पढ़ेगा मेरे से, अगर वो मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोर्स है, कौन सा कोर्स है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, अगर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ तो वो वहाँ से मुझे येन में पेमेंट करेगा। काय में पेमेंट करेगा? येन। और अगर कोई ब्रिटेन का बंदा है, काय का बंदा है, तो मुझे पाउंड में पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये मेरा कौन सा ट्रेड हो गया? इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ठीक है ना। और 2 और मोर कंट्रीज। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, बट ऑल्सो कैपिटल। कैपिटल समझते हो? अपनी बिजनेस, अपना पैसा विदेशों में लगाना, या फिर विदेशी कंपनियां अपना पैसा कहाँ लगाएं? इंडिया में लगाएं। दैट्स कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगला क्या है? टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब क्या होता है? इंडिया से लोग बाहर घूमने जाते हैं, इंडिया बाहर से इंडिया में भी घूमने आते हैं, तो ये फॉरेन टूरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या हो गई? 5G चाइना में सबसे पहले बनी, अब अपने वो लोग अपने को 5G की टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी अपन लेते हैं, खरीदते कि नहीं खरीदते? उसके बाद क्या करते हैं? पर्सनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब लेबर सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? वहां से लोग काम करते हैं इंडिया वालों के लिए, और इंडिया में लोग काम करते हैं किसके लिए? फॉरेन वालों के लिए। सही है कि नहीं? उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से जो प्रॉपर्टी बनती है, कौन कौन सी? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कोई आपने नया इन्वेंशन किया है, कोई खोज करी है, कोई नई बुक लिखी है, कोई नई मूवी बनाई है, कोई नया गाना बनाया है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर अपन क्या करा लेते हैं? रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिससे कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो इसको कॉपीराइट करवा लेते हैं, है ना। मूवीज़ पे, किताबों पे, सब पे क्या होता है? कॉपीराइट होता है कि नहीं? टेक्नोलॉजी है, कोई मशीन बनाई, उसके ऊपर आपका क्या मिल जाएगा? आपको पेटेंट राइट्स मिल जाएंगे, है कि नहीं? कोई आपका साइन है, सिंबल है, जैसे ऑडी फॉरेन कंपनी है, उसके 4 छल्ले वाले हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले रखा है, कोई उनका साइन कॉपी नहीं कर सकता। रिबॉक ने अपना ट्रेडमार्क ले रखा है, कोई उसके ऊपर अपना साइन कॉपी। तो ये सब चीज़ें फॉरेन से आती हैं, फॉरेन से जाती हैं, वो लोग हमें यूज़ करने के लिए देते हैं। तो इन सब चीज़ों, आप ये मत समझो कि फॉरेन कंट्री को सिर्फ जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो यही फॉरेन ट्रेड है ना, ये फॉरेन ट्रेड नहीं है। तो इसको किसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड? किसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड? गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, पर्सनल सर्विसेज भी हो सकती हैं। पर्सनल सर्विसेज मतलब लेबर सर्विसेज, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब का आदान प्रदान, आना जाना क्या कहलाता है? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। आ गई बात समझ में? अरे मानसी बेटे, एक मिनट होल्ड करिएगा, ये एक बार शैलेश सर को फ़ोन लगा लो, पूछ लो क्या बोल, ठीक है ना।
पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। समझ में आ गया? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इंटरनेशनल ट्रेड अलग है और इंटरनेशनल क्या है, बिजनेस। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसको अपन एक साथ ही यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, एक साथ ही यूज़ कर लेते हैं इंटरचेंजेबली, बट इट इज़ नॉट ट्रू। इंटरनेशनल ट्रेड कंप्राइजिंग सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ क्या आएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ओनली अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। समझ में आ गया? अगर मैं बात करूं आपसे इंटरनेशनल ट्रेड, किसकी बात करूं, सामान जाए और सामान आए, ये काय का पार्ट है, ट्रेड का पार्ट है। और लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस इतना बड़ा है, इंटरनेशनल बिजनेस इतना बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। सर इसको ऐसे बना सकते हैं क्या अपन लोग? सर कैसे? अगर मैं बहुत बड़ा पार्ट बनाऊं, ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस, और इसका एक छोटा सा पार्ट अंदर क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ काय का अपन लोग खरीदेंगे, गुड्स का, है ना। और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या आ जाएगा, सर्विसेज, कैपिटल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ये सब काय का पार्ट है। तो ज्यादा ब्रॉड एरिया कौन सा है, बिजनेस, और छोटा एरिया कौन सा है। तो इसका ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू के हिसाब से अगर मैं एक आंसर क्वेश्चन तुमसे करूं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, नो सर, हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यस, सही है कि नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट है क्या, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोनों को अलग अलग रखना। समझ में आ गई बात? ठीक है, आ जाइए। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस है, देखें। पहला डिफरेंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन, क्या बोल रहा है, डोमेस्टिक मतलब इंडियन, डोमेस्टिक मतलब इंडिया, डोमेस्टिक मतलब समझते हो, डोमेस्टिक वो होते हैं ना, पेट्स, कुत्ता, पेट्स, कुत्ता डोमेस्टिक पेट है, पाल सकते हैं घर में, बिल्ली पाल सकते हैं, घर में बिल्ली पाल, हाँ कि नहीं। तो डोमेस्टिक मतलब कौन से, घरेलू, डोमेस्टिक मतलब कौन सा, ठीक है। अब समझा, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, एक्सचेंज। अच्छा, इंटरनल जो अपना इंटरनल ट्रेड था, उसमें सेलर परचेजर कहाँ के थे, इंडिया के थे। तो डोमेस्टिक में सेलर परचेज कहाँ के रहते हैं, इंडिया के रहते हैं। वो लोग बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते, यही लिखा है, देखो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम नेशन, मतलब एक ही देश में, इंडिया में खरीदना है और इंडिया में बेचना है, इसको कौन सा ट्रेड बोलते हैं अपन। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, सर बाहर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू नेशंस या डिफरेंट नेशंस, हाँ कि नहीं। यहाँ पे इंडिया और अमेरिका हो जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यस और नो। नेक्स्ट, फिर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ लॉज ओनली ऑफ वन कंट्री, एक ही देश के कानून मानने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया में खरीद रहे हो, इंडिया में बेच रहे हो, तो इंडिया के ही क्या मानने पड़ेंगे, लॉस, लॉ, है ना। जैसे इंडिया में खरीदने बेचने के लिए कौन सा लॉ है, जीएसटी, जीएसटी, तो वो आपको मानना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर बेच रहे हो, तो कितने देश के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, दो देशों के। कौन कौन से देशों के, एक खरीदने वाला देश, एक बेचने वाला देश, और खरीदने वाला देश। तो आपको इंडिया के भी लॉ फॉलो करने पड़ेंगे और यूएसए के भी लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, हाँ कि नहीं। अगर जर्मनी में बेच रहे हो तो इंडिया के लॉ भी फॉलो करने पड़ेंगे। और सर 25 कंट्री में बेच रहे हैं, तो 25 कंट्रियों का तो सारे 25 कंट्रीज के लॉ हमें क्या करने पड़ेंगे, फॉलो कर, क्योंकि हर कंट्री के लॉ डिफरेंट है ना। देखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन एंड लॉज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, पक्का। अच्छा एक बार बताओ, अगर इंडिया में ट्रक से माल भेजोगे एक जगह से दूसरी जगह, और इंडिया से यूएसए माल भेजोगे शिप से या प्लेन से, तो ज़्यादा महंगा कौन सा पड़ेगा, सिर्फ वो वाला, इंडिया में माल भेजना ज़्यादा महंगा पड़ेगा कि यूएसए में माल भेजना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। यूएसए ज्यादा, यूएसए में तो यही लिखा है, देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मच लेस, मतलब कम आएगी। और यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ, हाँ समझ में आ गया, माल को भेजने की कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ पर कम आती है, ज्यादा, पक्का, ठीक है। अच्छा सुनो ना, सपोज यहाँ से मुझे जबलपुर माल भेजना है, कितने देर में पहुँच जाएगा,
1 घंटे में। यहाँ से कितनी देर में? बिल्कुल माल भेज। इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है क्या? नो सर, जरा कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से मैं रशिया माल भेज रहा हूँ तो जरूरत है। 15-20 दिन में पहुँचेगा, और वो शिप बहुत धीरे धीरे जाता है, कुछ हुआ है हो सकता है टूट जाए, हो सकता है शिप डूब जाए, तो अपने माल का क्या हो जाएगा? नुकसान नुकसान। तो इंश्योरेंस कराना जरूरी है। जरूरी है सर। पक्का? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंश्योरेंस इज नॉट कंपलसरी, जरूरी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस इज कंपलसरी कंपलसरी। यहाँ इंश्योरेंस करवाना क्या है? कंपलसरी। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आ सकता है। आगे चलते हैं। फिर एक बार बताओ, जैसे मैं खरीदने वाला हूँ और बेचने वाला, सॉरी मैं बेचने वाला हूँ, खरीदने वाला जबलपुर में है, हाँ कि नहीं? हमने उसको 1 लाख रुपए का माल बेचा। कितने का माल बेचा? 1 लाख। और वो मुझे कितने पेमेंट करेगा? 1 लाख। तो अकाउंट सेटलमेंट कहाँ होगा? इंडिया में ही होगा। कौन सी करेंसी में होगा? रुपीज में। रुपीज़ में। कौन सी करेंसी में होगा? अगर मैं यूएसए माल भेजूं यस सर। तो वहां से मुझे क्या मिलेगी? रुपए, डॉलर में। डॉलर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो सेटलमेंट जो होगा, पैसे का लेन देन, वो 2 कंट्रीज के बीच में होगा, यस सर। हाँ कि नहीं? काय में होगा? 2 कंट्री। और कौन सी करेंसी में होगा? डॉलर। फॉरेन करेंसी में। काय में होगा? डॉलर। डॉलर्स में मुझे पैसे मिलेंगे। समझ में आ गया? अपन खरीद रहे हैं तो यस, खरीद रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे, और बेच रहे हैं तो वो वो पैसे आएंगे। तो अपने पास पैसे काय में आएंगे? डॉलर। डॉलर्स में। और अपन खरीदेंगे तो रुपीज में देंगे पैसा। हाँ, किसको? सामने वाले को। नहीं, वो रुपीज, उनके यहाँ रुपीज नहीं चलता, तो डॉलर देना तो पड़ेगा। अपने को क्या देने पड़ेंगे? डॉलर। क्या? हाँ डॉलर। डॉलर्स। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि अपन डॉलर कहाँ से लाएंगे। तुमने एक नाम सुना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस सर। आरबीआई। अगर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो आप रिजर्व बैंक के पास जा सकते हो, नंबर 1, उनके जो आउटलेट्स हैं। नंबर 2, और छोटे मोटे जो मनी एक्सचेंजर हैं, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, और प्राइवेट मनी एक्सचेंजर हैं, उनके पास भी जाके आप क्या ले सकते हो? डॉलर। डॉलर्स ले सकते हो, है ना? जैसे सपोज तुमको यूएसए घूमने जाना है, तो तुम मनी एक्सचेंजर के पास जाके अपने रुपीज़ दे दो, और वो लोग तुम्हें क्या दे देंगे? डॉलर्स दे देंगे। ठीक है? तो जब अगर आप अकाउंट का सेटलमेंट करना है तो यहाँ पे अपन कौन से अमाउंट में सेटलमेंट करेंगे बताओ? नेशनल करेंसी कौन सी है अपनी? रुपीज। रुपीज़। और अगर फॉरेन कंट्रीज में है तो, डॉलर। है ना, तो यहाँ पे अपन काय में करेंगे? रुपीज़ में पैसा लेना देंगे। यहाँ पे अपन डॉलर। डॉलर, मतलब ये साइन होता है डॉलर का, येन, पाउंड, यूरो, ये सारी क्या है? अलग अलग कंट्रीज हैं के करेंसीज हैं। इसमें अपन क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन करेंगे। तो अकाउंट सेटलमेंट काय में होगा? डोमेस्टिक में, नेशनल करेंसी में सेटलमेंट होगा। और अगर इंटरनेशनल बिजनेस है तो अपने को फॉरेन करेंसी में क्या करना पड़ेगा? अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा। ठीक है? तो सर एक क्वेश्चन हो, वहां से डॉलर आए तो क्या करें? इंडियन रुपीज में एक्सचेंज करवा लो। और डॉलर देने हैं तो क्या करो? इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवा लो। सही है? कन्वर्जन चार्ज लगता है कुछ, वो अलग बात है। ठीक है? आगे चलते हैं। फिर आपको पता है, छोटी मोटी इंडिया में खरीदो बेचो तो बहुत छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। फॉर्म, बिल भेजना, जीएसटी का चालान भेजना, बस चालान भेजना, बस ट्रांसपोर्ट की बिल्टी वगैरह भेजना, ट्रक का जो कागज होता है ना, बस। इसके अलावा ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत, अरे, और अगर एक्सपोर्ट करोगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। क्या करनी होती है? एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? वहाँ पे फिर अपने को शिप वाले के पास या पोर्ट वाले के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे बिल ऑफ लैंडिंग लेना पड़ता है, वहाँ से पाइप फिर जब तक माल जमा करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी पेड करनी पड़ती है, फॉर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पेड करने होते हैं। बहुत सिरदर्द नहीं है, एक बार ही आपको क्या कराना पड़ेंगे? सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट। फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है। क्या होती है? ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर आर ओनली लिमिटेड फॉर्मेलिटीज। लिमिटेड कागजी काम इंडिया में खरीदोगे बेचोगे कम है, लेकिन देयर आर मैनी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी क्या होती हैं? फॉर्मेलिटीज होती हैं। अच्छा, यहाँ से इंडिया में, इंडिया के अंदर ही माल बेचोगे तो रिस्क, गुमने की, चोरी होने की संभावना क्या रहती है? कम रहती है। और फॉरेन कंट्री में भेजोगे तो ज़्यादा है। अच्छा, इंडिया में अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो अपन उससे घर जाके वसूल लाएंगे। सर मार्केट ले लेंगे। बैड डेट्स हो गए तो उसके पैसे वसूल लाएंगे। लेकिन आप फॉरेन कंट्री में अगर अपने बैड डेट्स हो गए तो कहाँ जाओगे वसूलने? किसको ढूंढेंगे सर? किसको ढूंढोगे? किसको फोन करोगे? सही है कि नहीं? पैसे लग जाएगा। बिल्कुल, आने जाने में इतना, तुम बोलोगे जान दे और हटाओ, अगले बार से नहीं भेजेंगे अपन लोग।
तो रिस्क कहाँ ज़्यादा है? इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क क्या है? ज़्यादा है। तो यही लिखा है यहाँ पे, गुड्स आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क, और यहाँ गुड्स आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क। यस और नो? पक्का? तो अच्छा सुनो ना, जैसे यहाँ से जबलपुर माल भेजना है, प्लेन से भेजोगे नो सर, कि रोड ट्रांसपोर्ट, रोड से भेज सकते हो, ट्रेन से भी तो भेज सकते हो, जैसे ट्रेन से भेज सकते भेज सकते कि नहीं भेज सकते? लेकिन अगर फॉरेन कंट्री भेजना है तो प्लेन या से ट्रेन कहाँ जाती है? प्लेन या तो प्लेन से भेजोगे, एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट से भेजोगे, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट से भेजोगे, हाँ कि नहीं? कहीं कहीं जैसे नेपाल वगैरह भेजना है तो फिर अपन उससे भेज सकते हैं, कैसे? बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये ट्रक वगैरह से भी भेज सकते। देखो यहाँ लिखा है, गुड्स आर जनरली ट्रांसपोर्टेड बाय, कैसे? रेल और रोड। गुड्स आर जनरली ट्रांसपोर्टेड बाय शिप और एयरक्राफ्ट, शिप और एयरक्राफ्ट, ठीक है। फिर नो फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसकी जरूरत है? फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। फॉरेन एक्सचेंज कौन कौन से हैं? वही डॉलर चाहिए, या फिर येन चाहिए, या फिर आपको सॉरी पाउंड चाहिए, या फिर यूरो चाहिए। ये सारी की सारी करेंसी की क्या है आपको? रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया? फिर डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑन वन सिंगल कंट्री, एक ही कंट्री की रिस्क होती है। यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस, ये सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस है, ये डोमेस्टिक नहीं है, क्या है ये? इंटरनेशनल बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। पक्का? सर ये क्या होती है रिस्क? अब बताओ, सपोज तुमने वहाँ से ऑर्डर किया, या हमने वहाँ से ऑर्डर, यहाँ से माल भेजा, क्या भेजा हमने यहाँ से? मसाले, अचार, मसाले, पापड़, और जहाँ अपन भेज रहे हैं वहाँ की कंट्री ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ की कंट्री ने ऑर्डर पास कर दिया कि दूसरे कंट्रियों से अचार, मसाले, पापड़ बुलवाना बैन है। बैन है मतलब नहीं बुलवा सकते, उनकी पॉलिटिकल सरकार बदल गई उनकी, तो उनने लॉ क्या कर दिया? ऐसे रिस्क भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे तुमने चाइना से टीवी बुलवाया है, और इंडिया की गवर्नमेंट आ गई, कौन सी? कांग्रेस की सरकार, उनने क्या बोला? चाइना से टीवी इंपोर्ट करना क्या है? बैन है। तुमने तो पैसे दे दिए, टीवी तो आ रहा है तुम्हारा, लेकिन अब रास्ते में क्या हो गया? रुक गया, मिलेगा ही नहीं तुमको, नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बैन कर दिया, नहीं बुला सकते, नहीं देगा। क्यों देगा? उसकी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, लेकिन नुकसान तो तुम्हारा हो गया। तो पॉलिटिकल कंडीशन के कारण कभी कभी नुकसान हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्रीज यूज, यहाँ रुपीज यूज होता है, और यहाँ पे डॉलर, येन, पाउंड और यूरो, इस तरीके से कंट्रीज की करेंसी यूज होती हैं। पक्का? समझ में आ गया एक बार फटाफट से? तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फटाफट से एक बार रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स जो हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में या बुकलेट फॉर्मेट में सारे मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा? कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। आज कुछ बच्चों से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, उनका टेस्ट था और उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, उनका टेस्ट था, ठीक है। और बेटा ये जो टेस्ट नहीं देना है, ये आपकी ये जो टेस्ट नहीं देना है, उस एबिलिटी को दर्शाता है कि आपको पास लिखने की जो आदत छूट गई है पिछले 2 सालों से। की जो आपने एग्ज़ाम लिखे ही नहीं, आपने MCQ बेसिस पे एग्जामिनेशन दिए हैं, और वो टिक मार्क वाले होते हैं जिसमें, और आपका जो लिखने का हैबिट है ना वो छूट गया है। तो ध्यान दीजिए, कोरोना को भगवान मत समझिए, कोरोना आपके लिए काल है, वो आपके स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़ और आपकी पढ़ने और आपने लिखने की क्षमताओं को कम कर रहे हैं। 80% स्टूडेंट्स आज भी मान के बैठे हैं कि भाई कोरोना भगवान आ जाएंगे, हमें बचा लेंगे और हम पास हो जाएंगे। तो ये आपका सोचना सही है। पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हो। आपको बेनिफिट लग रहा है अभी कि आपका स्कूल आने जाने का पैसा बच रहा है, स्कूल की फ़ीस बच रही है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बच रही है। समझ में आ रहा है? ये पेरेंट्स के लिए एडवाइस है थोड़ी सी। तो सर थोड़ा सा ध्यान दें, इन सब चीज़ों से आपके पैसे ज़रूर बच रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य जो है वो बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई नहीं करोगे
आगे बहुत कंपटीशन आने वाला है मार्केट में, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। और कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट आपने लिया है, आज के समय में कॉमर्स टॉप ऑफ द टॉप सब्जेक्ट है। मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी सबसे ऊपर आ गया है कॉमर्स। समझ में आ गया? क्योंकि सारे जगह कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है। और बच्चों को तो मेरी यही एडवाइस होती है कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाएं। सीए, अगर आप कॉमर्स लाइन में सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें। और आप ये बीच के कोर्सेज में अगर घुसते हो, कुछ लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि वो कैरियर ख़राब है, लेकिन आप पढ़ाई से बचने का रास्ता देखने के लिए दूसरे कोर्सेज में घुस जाते हो। जैसे बहुत से बच्चे लोकल कॉलेज से एमबीए कर लेते हैं, कुछ लोग बीबीए करते हैं, कुछ लोग बीकॉम करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग पुलिस में जाने का सोचते हैं। तो बेटा पुलिस की जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन टॉप रैंक पे जाओगे तो बहुत अच्छा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आर्मी की जॉब हवलदार बनने से कोई बेनिफिट नहीं है, आप टॉप रैंक पे जाइए, एनडीए वगैरह पे जाएं तो आपको बेनिफिट है। यार कॉमर्स ले रखा है तो कॉमर्स के फील्ड के कोर्सेज करो ना, सीए करिए, सीएस करिए, सीएमए। जो साल को 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए महीने की सैलरी उठाओ, बनो किसी कंपनी में डायरेक्टर, बनो किसी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बनो किसी कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ऑल्टो ही लेके घूमोगे क्या? क्रेटा ही लेके घूमोगे क्या? कभी मर्सिडीज, ऑडी खुद की लेने का सोचिए। पसंद तो सबको आती है, फरारी सबको पसंद आती है, जगुआर सबको पसंद आती है, लैंड रोवर सबको पसंद आती है। ये सिर्फ एक ही फील्ड दिला सकती है, वो है कॉमर्स। पढ़ाई करो। चलो आगे, आ गया समझ में? अच्छे से पढ़ना। आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। स्कोप मीन्स एरिया। कौन कौन से एरिया में क्या है स्कोप है काय का? इंटरनेशनल बिजनेस का। इंटरनेशनल बिजनेस इज मच वाइडर देन द इंटरनेशनल ट्रेड। बताया था मैंने, इंटरनेशनल ट्रेड एक छोटा पार्ट है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज ही होती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ऑल्सो वाइड वेराइटी ऑफ अदर वेज इन विच द फर्म्स ऑपरेट इंटरनेशनली। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। मेजर एरियाज ऑफ ऑपरेशनल इंटरनेशनल बिजनेस आर ब्रीफली डिस्कस बिलो। कौन कौन से एरिया, यहाँ स्कोप का मतलब क्या है? कौन कौन से, है ना, ऑपरेशन, मेजर एरिया में हम ऑपरेशंस करते हैं। नंबर 1 क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब यहाँ बेसिकली क्या होता है? गुड्स। और गुड्स वो वाले जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल गुड्स। कौन से गुड्स? कपड़े, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, जूते, समझे, कॉस्मेटिक्स आइटम, कलर करने का, बालों में कलर करने का, ये सब कौन से? मोबाइल फ़ोन हो गए, सब टेंजिबल आइटम्स हैं। सही है कि नहीं? ये लिखेंगे। मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है? मीन्स गुड्स विच आर टेंजिबल, दैट इज दोज कैन बी सीन एंड टच कर सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। इसमें सर्विसेज, मर्केंडाइज में सर्विसेज शामिल। मर्केंडाइज का मतलब गुड्स जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको, जैसे सपोज मैंने ये मास्क कहाँ से बुलवाया? जर्मनी से। स्पेशल मास्क। कौन सा मास्क है? कोरोना आता है, इसमें टकराता है और नीचे गिर जाते हैं। सही है ना? बोल सकता हूँ मैं ऐसा, समझे? कहाँ से बुलवाया मैंने? तो ये मास्क को मैं देख पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, तो ये कौन, क्या है? मर्केंडाइज है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको अपन देख छू सकते हैं, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल है, उसको क्या बोलते हैं? मर्केंडाइज। ठीक है। फिर अगला क्या है? इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को आप देख नहीं सकते। सपोज अगर मैं यहाँ से यूएसए के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उनको सर्विसेज दे रहा हूँ, कहाँ से? मेंटल, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो मैं देख नहीं सकता, उसको टच नहीं कर सकता, उसको फील नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे एक पेशेंट है, कहाँ पे? अल्डेरा, सऊदी अरेबिया। कहाँ पे है? और वो मुझसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं मेरे से? पेशेंट वहाँ, मुझे फ़ोन किया, बोले सर हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, एक दवाई सजेस्ट करो। तो मैंने उनको यहाँ से क्या करी? लेकिन दवाई सजेस्ट करने से पहले बोला मैंने उनको क्या? पहले हमारे लिए क्या कर दीजिए आप? $50 जमा कर दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कौन सी दवाई देना है। $50, है ना। तो वो हमने उनको क्या दी वहाँ पे? सर्विसेज दी। क्या दी वहाँ पे? सर्विसेज दी। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो वो काय में आएगा, देखेंगे। सर्विसेज लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये भी सर्विसेज होती हैं।
सपोज मुझे बाहर घूमने जाना है, मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैंने एक टूरिज्म साइट खोली कि मुझे सऊदी अरेबिया अल्डेरा में क्या करना है, एक होटल बुक करनी है। तो यहाँ से मैं ऑनलाइन क्या कर दिया, होटल बुक कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। तो ये कौन सा बिजनेस हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस। क्या हो गया ये, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, काहे के लिए जा रहा हूँ, टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, मज़े करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, या कि नहीं। चलेंगे सर्विसेज लाइक ट्रैवल, टूरिज्म, लॉजिंग, लॉजिंग मतलब वहाँ जाके रुकना, ट्रांसपोर्टेशन आना जाना, कम्युनिकेशन मतलब फ़ोन सर्विसेज, टेलीफोन पर बात करने के लिए, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, फिर कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। सर ये क्या होती है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज? सपोज अब ध्यान से सुनो, अपने इंडिया में दिल्ली में वो बन रहा है क्या, मेट्रो ट्रेन, क्या बन रहा है, मेट्रो ट्रेन बन रही है। क्या बन रही है, ऊपर से जाती है, नीचे से जाती है, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, सब जगह से जाती है। तो उसके लिए ब्रिज बनाना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो जापान से एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, एफकॉन्स। कौन सी कंपनी है, एफकॉन्स, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, बहुत बड़ी। क्या है, इन लोगों ने ऑनलाइन सर्विसेज दी, किसको, इंडियन गवर्नमेंट को, कि जो सीमेंट तुम लगा रहे हो ना, वो इस तरीके से मिक्स करके लगाना कि 50 साल तक तुम्हारा मेट्रो का पिलर क्या नहीं होगा, टूटे ना। तो अब सर्विसेज कौन दे रहा है, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज कौन दे रहे हैं, बाहर वाला एफकॉन्स कंपनी दे रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई, कौन सी सर्विसेज हो गई, पक्का। ऐसे बनाओ, पूरा मेट्रो का डिजाइन कौन बना के भेज रहा है, एफकॉन्स। किसको भेज रहे हैं, तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज ले सकते कि नहीं फॉरेन कंट्री से, इनविजिबल ट्रेड है, ये इनविजिबल है, सर्विस दे रहा है बस, है कि नहीं, यही लिखा है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट करवा दो, किससे करवा दो एडवर्टीजमेंट, इंडिया के बाहर की कंपनी से क्या करवा रहे हैं अपन, एडवर्टीजमेंट का। एजुकेशनल सर्विसेज, पढ़ाना लिखाना, हम पढ़ाएं इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर के लोग पढ़ाएं हमें, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ से लोन लेना, अपन लोन दे रहे हैं बाहर, है ना। कैन बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। ट्रेड इज सर्विसेज नोन एज इनविजिबल ट्रेड। ट्रेड इन सर्विसेज को क्या बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड, जो होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, दैट्स कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। तो अगर मर्केंटाइज की ये यहाँ पे क्या है, टेंजिबल। सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल। जिसको छू सकते हो वो टेंजिबल है, और जिसको देख छू नहीं सकते वो क्या है, इनटेंजिबल। ठीक है, आगे चलें। फिर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब समझो। सपोज इंडिया में एक कंपनी है, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, नाम सुना है। ये क्या बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है, जीप बनाती है, थार बनाती है, बोलेरो बनाती है, और क्या बनाते हैं, स्कॉर्पियो बनाते हैं, XUV 300, XUV 700, XUV 500, टू व्हीलर्स भी बनाते हैं, ट्रक्स भी बनाते हैं, एरोप्लेन भी बनाते हैं। यस, क्या बनाते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक भी है। कोटक महिंद्रा क्या है, बहुत सारी उसमें ये काम कर रहे हैं, काय में, ऑलराउंड कंपनी में। थ्री व्हीलर भी बनाते हैं, महिंद्रा जियो, महिंद्रा चैंपियन, थ्री व्हीलर्स भी आते हैं, बड़े बड़े हैवी ट्रक्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। अब जब महिंद्रा, और एक और कंपनी है, उसका नाम क्या है, जीप। कौन सी कंपनी है, जीप फॉरेन की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जीप। और महिंद्रा कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी। जब महिंद्रा ने क्या किया था, स्टार्टिंग में कार बनाने का सोचा था ना, स्टार्टिंग में क्या बनाने का सोचा था, कार। तो सबसे पहले इनकी एक ही गाड़ी आती थी बस, उसका नाम क्या था, महिंद्रा जीप। पुलिस वाले चलाते थे ना, देखी होगी पुरानी जीप पुलिस वालों की, तो महिंद्रा जीप चलाते थे। तो ये जीप को बनाने का लाइसेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा को किसने दिया था, ओरिजिनल जीप कंपनी। ओरिजिनल जीप, पूरा टेक्नोलॉजी वगैरह किसने दी थी, बट आप बनाइए, अपने नाम से बनाइए, अपना लोगो लगाइए, सब कुछ करिए, लेकिन टेक्नोलॉजी कौन देंगे, हम दे रहे हैं। इसको बोलते हैं, इसने क्या दिया था, इसको लाइसेंस दिया था। बिल्कुल, डेफिनेटली हर जीप बनाने के लिए रॉयल्टी मिलती है किसको, जीप कंपनी को।
बिल्कुल, इसने सिर्फ क्या दिया? दिमाग। इसने क्या दी? टेक्नोलॉजी। इसने क्या दिया? बॉडी पार्ट्स किस तरीके से बनेंगे। इसने क्या दिया? इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी। बना कौन रहा है? महिंद्रा। सेल भी कौन कर रहे हैं? महिंद्रा। पैसे भी कौन ले रहा है? लेकिन जितनी गाड़ी कौन बनाता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। पर गाड़ी पे इनको हम क्या देते हैं? कमीशन, रॉयल्टी बोलते हैं बेसिकली उसको। क्या बोलते हैं? तो ये भी एक तरीका है बिजनेस करने का। दैट्स कॉल्ड लाइसेंसिंग। हमें फॉरेन कंट्री से क्या मिला है? लाइसेंस मिला है। क्या मिला है? अब दूसरा तरीका ध्यान से सुनना। एक नाम सुना है तुमने? कौन सी? आप अगर आपके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो बिल्कुल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और नाम सुना है तुमने? मुंह में पानी आ जाएगा। एक और नाम है, मुंह में पानी आ जाएगा। KFC सुना है नाम? चिकन में बड़े स्पेशलिस्ट हैं। सुना है। KFC बहुत स्पेशलिस्ट हैं गाय में। यस, वो दादाजी बने हुए हैं दाढ़ी वाले, बड़े फेमस हैं गाय में। चिकन ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका चिकन के जो आइटम्स हैं बहुत फेमस है, यस सर। ठीक है ना। अब अपनी फ्रेंड है माही, ठीक है ना। अब वो सोच रही है कि मैं नर्स खाने से थोड़ी बना है, हम बिजनेसमैन हैं, हम खाते नहीं है, हम सिर्फ क्या करते हैं? बेचते हैं। क्या करते हैं? अब जैसे कोयला, जो लोग कोयला बेच, कोयले में हाथ काले नहीं होते, बैठे रहो चुपचाप, खरीदो और ऑनलाइन वो कर दो, क्या बोलते हैं उसको? बेच दो। मशीन से उठेगा, उसमें चला जाएगा। अब ध्यान से सुनो, KFC कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। कहाँ की कंपनी है? अब ध्यान से सुनना। इंडिया में एक छोटा सा शहर है नरसिंहपुर, या MP है। MP में एक छोटा सा शहर, उसका नाम क्या है? नरसिंहपुर। हाँ कि नहीं? तो नरसिंहपुर में अपनी फ्रेंड है, उसका नाम है माही। माही ने क्या बोला? अपन KFC खोलेंगे। क्या खोलेंगे अपन? उड़ के सेल होगी, जबरदस्त माल बिकेगा, और सही में बिकेगा। वो ब्रांड नेम इतना अच्छा है। तो तुमने फोन लगाया किसको? KFC वालों को, और बोला कि भैया हमको आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। क्या चाहिए? फ्रेंच। उसने बोला ठीक है, आप 2 करोड़ रुपए क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए, हम आपको फ्रेंचाइजी दे देंगे। वो ऑनलाइन सब अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, बिल्कुल। तो आपने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? 2 करोड़ रुपए क्या कर दिए? आपने क्या बोलिए? KFC को 2 करोड़ रुपए जमा कर दिए, और इन्होंने आपको फ्रेंचाइजी दे दी। अब फ्रेंचाइजी देने का मतलब क्या है? सारे बिजनेस के राइट्स दे दी। हमारे नाम से बनाओ, हमारा प्रोडक्ट बनाओ, सब कुछ करो। आपका जो शॉप है वो कौन बना के देगा? KFC वाले। यस, और इंटरनल पूरा कौन बना के देगा? इंटरनल। पक्का ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, KFC के एक से दुकान होते हैं, कहीं भी चले जाओ। यस, उनके क्या होते हैं? तो पूरा ब्रांड नेम भी वैसा रहेगा, लोगो भी वैसा रहेगा, प्रोडक्ट भी आपको वही बेचने पड़ेंगे जो KFC के हैं। आप आलू बंडा, ये नहीं कि सुबह सुबह बाहर आलू बंडा समोसा बेच रहे हो, नहीं। बिल्कुल, उनके यहाँ से बिल्कुल वो सारा का सारा जो 2 करोड़ रुपए क्यों ले रखे हैं उन्होंने? नाम के और उसके भी इंटीरियर वो लोग सब बना के देंगे आपको, अपने स्पेसिफिकेशन। गुड्स भी आपको वही बेचने जो कहाँ के हैं? KFC के फ्रेंचाइजी के गुड्स हैं। आ रही बात समझ में? अब गुड्स बना लिए, सब कुछ कर लिए, अब जितना भी तुम क्या करोगे? सेल नहीं, बिल्कुल नहीं खोल सकते। ये हो जाएगा उनका अपना पेटेंट का कॉपीराइट हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेसिकली पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो एक्ट बने हुए, इसको बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी की गुडविल का आप यूज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब इन्होंने क्या दिया? फ्रेंचाइजी दी। लुक्स लाइक एक प्रकार का लाइसेंस ही होता है। अगर देहाती भाषा में हम बोले तो फ्रेंचाइजी भी क्या होता है? लाइसेंस ही होता है। आ रही बात समझ में? तो ये सब चीज़ें, तो ये एक हो गया क्या? फ्रेंचाइजी। लाइसेंस भी ले सकते हो आप सामने वाले से, और फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। आ जाओ पढ़े यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परमिटिंग, परमिट करना मतलब अलाउ करना, किसी पर्सन को क्या करना? परमिटिंग अ पर्सन ऑफ अ फर्म इन अ फॉरेन कंट्री। परमिटिंग अ पर्सन ऑफ जीप ने, इन अ फॉरेन कंट्री। जीप के लिए इंडिया क्या है? फॉरेन कंट्री। KFC के लिए इंडिया क्या है? फॉरेन कंट्री। तो उन लोगों ने हमें क्या किया? अलाउ किया, परमिट दिया, है ना। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब बनाओ, एंड
सेल करो सर। सेल गुड्स अंडर द कंपनी ट्रेड। कंपनी ट्रेडमार्क, किसके नाम से? हमारी कंपनी KFC के नाम से। KFC के नाम से या जीप के नाम से। Yes, sir। समझ में आ गया नहीं आया? फिर क्या बोल रहा है? पेटेंट और कॉपीराइट के अंतर्गत फॉर फीस और अनदर वे ऑफ ऑपरेटिंग इंटरनेशनल बिजनेस। और वो लोग क्या चार्ज करते हैं हमसे? फीस चार्ज करते हैं। इट इज अंडर लाइसेंसिंग दैट द पेप्सी एंड कोका कोला प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे तुम पेप्सी से बोलो हमको तुम्हारा बॉटलिंग प्लांट चाहिए, तो पेप्सी तुम्हें लाइसेंस दे देगी, Yes, sir। बनाओ हमारे नाम से और बेचो, पैसे दो। और हमें क्या दो? पैसे दो। पैसे दो। तुम्हारा भी बेनिफिट है। उनके ही benefit। तुम्हारा क्या बेनिफिट है? तुम्हें ब्रांड नेम से तुम्हारा माल बिक उड़ के बिकेगा, धड़ल्ले से बिकेगा। Yes, sir। ब्रांड से बस। सही है कि नहीं? आगे, फ्रेंचाइजिंग इज समवॉट सिमिलर टू लाइसेंसिंग के जैसे होता है, विद द डिफरेंस इज कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज लाइक KFC। समझ में आ गया? KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, इन सब की आप क्या ले सकते हो? फ्रेंचाइजी ले सकते हो। ठीक है ना? सब तो कितने पॉइंट देख लिए हमने इसमें, कौन कौन से एरिया होते हैं? नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केटाइज। फिर दूसरा दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा क्या देखा हमने? लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ये देखा हमने। फिर अगला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन क्या है? अब देखो ये हमारा क्या, कौन सा देश है? इंडिया। यहाँ पे एक कंपनी है, हम इसको ले लेते हैं KIA। क्या नाम है इसका? किया। किया। क्या बनाती है? कार। क्या क्या बनाती है? सॉल्ट, कौन सी कार है उसकी? सॉल्टस सॉल्ट। है ना? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं किया सर्विस नहीं बनाती, कार बनाती है इंजीनियरिंग। हाँ, जो कार ही बनाती है। तो किया ने यहाँ से पैसे उठाए और कहाँ प्लांट लगा दिया। इंडिया में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्ट कहाँ किया? इंडिया में। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। यस सर। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन कंपनीज ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? डायरेक्ट कर दिया। इंडिया में कर दिया। ठीक है ना? आ जाओ देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न। इन एक्सचेंज ऑफ, अब इसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है तो ये क्या दान धर्म नो सर, पैसे के लिए किया है इन्वेस्टमेंट, कि इसको इसका रिटर्न का कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलेगा। यस सर। क्या रिटर्न मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? रिटर्न। प्रॉफिट मिलेगा। सही है कि नहीं? आ जाओ आगे, फिर क्या बोलते हैं? जो कुछ भी कमाएंगे वो पूरा। यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी 2 टाइप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम अपनी कंपनी का पैसा डायरेक्ट कहाँ लगाएं? इंडिया में लगाएं। और फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हम में लगाए अपना पैसा डायरेक्ट इंडिया में नहीं लगा रहे, इंडिया की किसी कंपनी में अपना लगा। पैसा डायरेक्ट इंडिया में नहीं लगा रहे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? FDI का मतलब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हम अपना 2000 करोड़ रुपए इंडिया में। इंडिया में प्लांट मशीनरी खरीद के ये माल बेचने में लगा रहे हैं। ये क्या हो गया? FDI। लेकिन अगर हम वहां से 2 करोड़ 200 करोड़ रुपए उठाएं और बजाज मोटर्स में लगा दे पर्टिकुलर FPI। तो वो हो जाएगा क्या? FPI। FDI नहीं होगा, FPI। फॉरेन FPI। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा वो? मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करो तो FPI होता है। Yes। और डायरेक्ट पूरे डायरेक्ट पैसे लगाओ तो वो क्या होता है? FDI। आगे चलते हैं। FDI टेक प्लेस व्हेन द कंपनी इन्वेस्ट डायरेक्टली, काय में इन्वेस्ट करिए? डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज सच एज लैंड, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा इन द फॉरेन कंट्रीज। समझ में आ गया? दिस इज डन विद द व्यू टू अंडरटेकन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सर्विसेज इन दिस कंट्रीज। तो किया ने डायरेक्ट क्या किया है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किया ने क्या किया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सर सुजुकी ने क्या किया है मारुति के साथ? FPI। सोचो, क्या? सुजुकी ने क्या किया है मारुति के साथ? मारुति कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी। सुजुकी ने अपना पैसा काय में लगाया? मारुति में FPI करा था। FPI। क्या किया? किया ने खुद इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए वो किया के नाम से बिक रहे हैं। और सुजुकी ने क्या किया? इंडिया की कंपनी में पैसा लगाया, इसलिए उस कार का नाम क्या है? मारुति सुजुकी। मारुति से जैसे मैं बड़ी हो गई। क्या नाम उसका? मारुति सुजुकी। समझ में आ गया? इसे से वो बोलते हैं ना ट्रिपल P। कौन सी है? आप पढ़ाया था। हाँ जी, बताऊंगा अभी। समझ में आ गई ये बात? फिर FPI टेक प्लेस विद द कंपनी मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंपनीज बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर और ग्रांटिंग लोन्स। द companies which make FPI earn income in the form of dividend and capital appreciation and
इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात? चलो दोनों में डिफरेंस एक बार समझा दूं क्या? दोनों में फिर से एक बार समझा दूं। सपोज एक कंपनी है, कौन सी, क्या नाम लिया था हमने उसका? किया। कंपनी है, क्या नाम लिया था? किया ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? किया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? जिसको क्या बोलेंगे हम सब? एफडीआई। क्या बोलेंगे हम? एफडीआई। क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक और दूसरी कंपनी है, उसका नाम क्या है? एफडीआई। क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सुजुकी जापानीज कंपनी है। उसका नाम कौन सी कंपनी है? और इंडिया में एक कंपनी थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? और उसने काय में इन्वेस्ट किया? मारुति में। तो इसका नाम क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यस, ठीक है ना? इसको आप जॉइंट वेंचर भी बोल सकते हो। इसको आप समझ में आ गया? बोल सकते हो। क्या बोल? समझ में आ गया? क्या बोल? पूरे इंडिया में पैसे लगाए, ठीक है ना? और इनने काय में लगाए? एक पर्टिकुलर कंपनी में। सर ये पूरी मारुति भी तो पूरे इंडिया में फैली हुई है। पूरी मारुति इतनी इतनी सब मेहनत करने से क्या मतलब? इससे अच्छा काय में पैसे लगा दो, एक कंपनी में लगा दो, वो मेहनत करती रहेगी अपनी। सही है कि नहीं? दोनों तरीके अलग अलग है, ठीक है? तो ये हो गया एफडीआई और एफपीआई। आ गई बात समझ में? तो बस दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। इट्स अ पार्ट 1 ऑफ खत्म इंटरनेशनल बिजनेस। खत्म सर। खत्म नहीं हुआ है, अभी पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 भी कराऊंगा कल। पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ। पार्ट 1 में आधा 50% चैप्टर खत्म हो गया, इसमें इतना ही, ठीक है? चलें, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आगे की बात। ओके फ्रेंड्स, डन फॉर द डे। घर पे पढ़िए और टेस्ट से जी मत चुराइए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? प्रैक्टिस मेक्स